पायलट विमान में सो गया था। वो जैसे ही जागा उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान अपनी तयशुदा दिशा से भटक चुका था और अब प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा था। साथ ही ईंधन भी लगभग खत्म होने को था। पायलट अभी घबराहट से उबर भी नहीं पाया था कि पीछे से साथी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम अभी कहाँ हैं? पायलट ने मजबूरी में नेविगेशन यंत्र निकाला और स्थान का अनुमान लगाया। तभी पता चला कि वे अब प्रशांत महासागर के बीचों बीच हैं। सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए पायलट ने झूठ बोला, हम अभी भी सही रास्ते पर हैं, लेकिन अब संचार कर्मी को बेस स्टेशन से लैंडिंग लोकेशन की पुष्टि करनी होगी। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू किया गया, जापानी भाषा सुनाई दी। स्थिति बिगड़ती देख पायलट ने आदेश दिया कि सभी बम समुद्र में फेंक दिए जाए। पर जब वे 10 मिनट तक हवा में यूं ही मंडराते रहे, संचार कर्मी को बेस स्टेशन से कोई जवाब नहीं मिला। अब तो ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। पायलट ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने 2 साथियों को जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा, क्योंकि अब उन्हें प्रशांत महासागर में आपातकालीन लैंडिंग करनी थी। पायलट ने नियंत्रण लीवर को कसकर पकड़ा और कुछ ही सेकंड में विमान समुद्र की सतह पर रुक गया। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित थे। केवल कुछ खरोंचें आई थी, लेकिन टक्कर की वजह से विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। पायलट 1 सेकंड भी नहीं रुका, तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला। जीवन रक्षक नाव लाइफ राफ्ट का वॉल्व खोला और विंग पर खड़ा हो गया। पर अचानक देखा कि टॉम की सीट बेल अटक गई थी और वह खुद को नहीं निकाल पा रहा था। जल्द ही समुद्र का पानी उसे ढक गया और वो पानी में छटपटाने लगा। अंततः आखिरी पल में सीट बेल खुल गई, लेकिन जब तक वे बाकी सामान निकाल पाते, विमान पूरी तरह से समुद्र में समा गया। दोनों बचे हुए लोग किसी तरह जान बचा पाए, पर अब एक नई मुसीबत सामने थी। जीवन रक्षक नाव इतनी पुरानी थी कि ठीक से फूल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि इन्फ्लेशन वॉल्व भी टूट गया था। थक हार कर जैक ने अपनी लाइफ जैकेट उतारी और पानी में डुबकी लगाई और नीचे जाकर आखिरी बचा रस्सी वाला वॉल्व खींचा। सौभाग्य से जीवन रक्षक नाव खुल गई। तीनों लोग किसी तरह नाव पर चढ़े, पर वह इतनी छोटी थी कि तीनों को लेटना पड़ा ताकि तंगी कम हो। रात का समुद्र बेहद ठंडा था। ऊपर से सबके कपड़े भीग चुके थे। तीनों ठंड से कांपते हुए केवल एक दूसरे से चिपक कर ही खुद को जिंदा रख पाए। उन्हें यह नहीं पता था कि असली दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। सुबह हुई। पायलट सारी रात नहीं सोया, जबकि जैक और टॉम सो रहे थे जैसे कोई सुअर। पायलट ने दोनों को उठाकर काम सौंपा। हर किसी को एक दिशा देखनी थी ताकि किसी बचाव विमान को नजरअंदाज न किया जाए। शुरुआत में वे आशावादी थे। सोचा 3 घंटे में बचाव विमान आ जाएगा, पर 4 घंटे गुजर गए और कुछ नहीं दिखा। तभी जैक ने एक काले बिंदु को देखा। बिंदु बड़ा होता गया। वह उनका ही विमान था। तीनों ने कपड़े लहराए, पर किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। जैसे जैसे विमान दूर होता गया, उनकी उम्मीदें भी डूबती चली गई। अनुभवी पायलट ने कहा, हमने बचाव का एकमात्र मौका खो दिया है। वह विमान उसी मार्ग पर खोज कर रहा था जहां हम लापता हुए थे, और जहां रडार से खोज की जा चुकी हो वहां दोबारा खोज नहीं की जाती। दोनों साथी निराशा में डूब गए और अब तो उनके पास पानी और खाना भी नहीं था। प्रशांत महासागर में जीवित रहना एक नई चुनौती बन गई। थोड़ा शांत होकर उन्होंने उपलब्ध चीजें निकाली। एक छोटा चाकू, एक पिस्तौल, एक नेविगेशन चेयर और 25 फीट की नायलॉन रस्सी। दिखने में सब कुछ था, लेकिन काम का कुछ नहीं। टॉम ने गौर किया कि जीवन रक्षक नाव 1937 की बनी थी, यानी अब 4 साल पुरानी। जरूरी नहीं कि कभी भी फट न जाए। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने वजन कम करना शुरू किया। सबने अपने जूते समुद्र में फेंक दिए। जैक ने बेमन से फेंका, लेकिन देखा कि पायलट ने अपने जूते नहीं फेंके। उसका कहना था, अगर कभी जमीन मिली तो चलना तो पड़ेगा। जैक को यह बात खटक गई, पर आगे चलकर यही जूते उनकी जान बचाने वाले थे। रात हो गई। प्यास से परेशान पायलट नाव के पिछले हिस्से में गया। जूते में खुद का पेशाब इकट्ठा किया और बिना झिझक एक ही बार में पी गया। जैक यह देखकर हैरान रह गया। बाप रे, दूसरे दिन कोई बचाव नहीं आया। न उन्हें यह पता था कि वे अब कहाँ प्याव रहे हैं। पायलट ने नेविगेशन चेयर और हवा की दिशा से अनुमान लगाया। आगे हवाई है 1900 मील दूर, पीछे सामोआ 1000 मील, दाईं ओर दक्षिण अमेरिका 6000 मील, सबसे पास का टारावा अब जापानी कब्जे में है। अब केवल प्रार्थना ही रास्ता था कि उन्हें दक्षिण की ओर बहा दिया जाए, क्योंकि सामोआ के रास्ते में 600 मील दूर एक छोटा द्वीप है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ हफ्तों में वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन समुद्र की हवाओं पर किसका जोर है? नेविगेशन चार्ट भी नहीं है। कई महीने भी लग सकते हैं या बीच में ही भूखे मर सकते हैं। अब वे 1 दिन और 1 रात से भूखे थे। कुछ खाना जरूरी था। उन्होंने एक पतली रस्सी ली, मैगजीन से स्प्रिंग निकाला, स्प्रिंग को मोड़ा, लाल कपड़ा लगाया। मछली पकड़ने का कांटा बन गया। थोड़ी देर में झटका महसूस हुआ। मछली फंस गई थी, पर जैसे ही खींचा धागा टूट गया। मछली बहुत बड़ी थी, भाग गई। दोपहर को तेज धूप से आंखें नहीं खुल रही थी। प्यास से हालत खराब थी। उन्होंने कपड़े सिर पर रख ली। जैक बहुत देर तक मछली पकड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। गुस्से में वो पानी में कूद गया। टॉम भी कूदने वाला था कि पायलट ने रोका। शार्क है सुनते ही जैक डर गया। तेजी से नाव की तरफ तैरा। चढ़ने के बाद हांफता रहा। पायलट ने कहा, अब कोई पानी में नहीं जाएगा। चौथा दिन तीनों की त्वचा धूप से जल चुकी थी। अब भी वे बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मछली नहीं मिली। 5वां दिन अब हालत गंभीर थी। चेहरे पीले, आंखों में कोई चमक नहीं। टॉम को भ्रम होने लगे, जैसे वो पानी पी रहा हो, पर ये भ्रम प्यास नहीं मिटाते। वो समुद्र का पानी देखता पर पी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने एक घूंट भी पी लिया तो दिमाग की सारी नमी सूख जाएगी। अब वे मौत के करीब थे। भूख और प्यास से बदतर कुछ नहीं। तभी पायलट अचानक चिल्लाया। दोनों को लगा उसे द्वारा पड़ा है, पर उसने जेब से एक पेंसिल निकाली। अब वह अपनी याददाश्त से समुद्री
नक्शा बना सकता था। वो जीवन रक्षक जैकेट पर चित्र बनाने लगा। पहले अक्षांश, देशांश की रेखाएं, फिर नजदीकी द्वीपों के निशान। उन्हें अब एक द्वीप नजदीक था। तीनों मुस्कुरा उठे। अब जीने की आशा थी, पर कैसे सुनिश्चित करें कि हवा सही दिशा में ही चले? समुद्र की दिशा अनिश्चित होती है, पायलट ने सोचा। फिर नाव से रस्सी खोलकर जीवन रक्षक जैकेट से एक समुद्री लंगर, सी एंकर, बनाया। अब नाव को एक ही दिशा में बहने में मदद मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 दिन में वे उस द्वीप तक पहुंच सकते थे। जीने की उम्मीद ने उन्हें बच्चों की तरह खुश कर दिया। सूखी जीभ का एहसास बेहद तकलीफ देह था, इसलिए तीनों नास्तिक लोग भी भगवान से बारिश की दुआ मांगने लगे। भले ही यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन वास्तविकता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्धरात्रि होते होते ऐसा लगा मानो भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो, क्योंकि सच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों बहुत उत्साहित हो गए और झटपट सारे बर्तन निकालकर पानी इकट्ठा करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं एक बूंद भी न छूट जाए। फिर उन्होंने मुंह खोल खोल कर लालच से पानी पिया। यह 5 दिन में पहली बार था जब उन्हें ताजे पानी का स्वाद मिला। पानी मिलने से उनकी थोड़ी बहुत ताकत लौटी, लेकिन खाने की समस्या अब भी बनी हुई थी। जैक 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ऐसा लग रहा था जैसे ये मछलियां उनका मजाक बना रही हो। जाल के पास घूमती लेकिन फंसती नहीं। जैक जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। उसने एक छोटा चाकू निकाला और गुस्से में पानी के अंदर घोंप दिया, लेकिन अगले ही पल चाकू किसी चीज से टकराया। उसने समझा शायद बचाव नौका को चाकू लग गया। कप्तान गुस्से से चिल्लाया, मूर्ख! तभी चाकू में अचानक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। जैक को तब समझ आया कि यह बचाव नौका नहीं थी। अगले ही पल उन्होंने एक शार्क को खींच लिया था। तीनों ताकतवर लोग मिलकर शार्क को दबाए रखने लगे ताकि वह समुद्र में वापस न कूद जाए। जैक ने चाकू से शार्क पर बार बार वार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि शार्क मर चुकी है, तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा। अंततः तीनों को कच्ची मछली खाने को मिली। स्वाद भले ही खास न था, पर भूखे पेट से अच्छा तो कुछ भी था। खाने पीने के बाद उन्होंने बाकी मछली के टुकड़े मोजे में भरकर रख लिए ताकि आगे मछली पकड़ने के लिए चारा बनाया जा सके। इससे उन्हें खाने की कोई खास चिंता नहीं रही। उन्होंने बचाव नौका की सफाई की और खून का पानी समुद्र में बहा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही काम उन्हें खतरे में डाल देगा। थोड़ी ही देर में खून की गंध से कई शार्क वहां आ गई। तीनों लोग डर से कांपने लगे और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बस भगवान से प्रार्थना करते रहे कि शार्क जल्दी चली जाए। आधी रात बीत चुकी थी। समुद्र दिन की तुलना में शांत था। जैक, जो अब निश्चिंत हो गया था, चेहरा धोने के लिए झुका ताकि कप्तान से ड्यूटी बदल सके। तभी एक शार्क ने उसका हाथ काट लिया। चीख सुनकर टॉम जाग गया और तुरंत पिस्तौल निकालकर शार्क पर फायर कर दिया। कप्तान ने जैक का घाव देखा। सिर्फ 3 काटने के निशान थे, अन्यथा वह ठीक था। कप्तान ने स्कार्फ से जैक की पट्टी बांधी। अब वे शार्क से पहले से अधिक सतर्क हो गए थे। समय बीतता गया और भोजन का भंडार भी घटता गया। बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद खाना खत्म हो गया। जैक रोज पूरी मेहनत करता, लेकिन एक मछली भी नहीं फंसी। अब 15वां दिन आ पहुंचा। टॉम पूरी तरह टूट चुका था। वह कई बार खुद को गोली मारने की कोशिश कर चुका था। अच्छा हुआ जैक ने समय रहते उससे पिस्तौल छीन ली। टॉम चुप था, लेकिन जैक समझ गया वह क्या चाहता था। जैक ने पिस्तौल कप्तान की ओर तानी, जो उस समय सो रहा था। कप्तान ने कान के दर्द की परवाह किए बिना समंदर में छलांग लगा दी। थकी हारी हालत में उसने एक अल्बाट्रॉस, समुद्री पक्षी, पकड़ लिया। पर जब वह लौट रहा था, तभी एक शार्क ने पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम और जैक ने उसे सावधान किया। कप्तान ने पीछे देखा तो शार्क तेजी से उसकी ओर आ रही थी। वह डर के मारे पूरी ताकत से तैरने लगा, लेकिन इस संकट की घड़ी में पिस्तौल जाम हो गई। दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शार्क नीचे गोता लगाकर हमला करने को तैयार थी। जैक और टॉम तेजी से नाव को खींचकर कप्तान की ओर ले गए और ऐन समय पर कप्तान को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। शार्क ठीक नीचे से निकल गए। इस बार वे बाल बाल बचे। अब उनके पास अल्बाट्रॉस था, इसलिए भूखे नहीं रहना पड़ा। उन्होंने पक्षी का स्वादिष्ट मांस खाया। जैक ने सोचा कि जब पक्षी यहाँ तक पहुँच गया है तो जमीन नजदीक होगी, पर कप्तान ने बताया कि ये अल्बाट्रॉस हजारों मील उड़ सकते हैं। यह सुनकर दोनों फिर निराशा में डूब गए। अब दिन 20वां था। सुबह कप्तान जागा तो देखा जैक और टॉम दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। उसने सीटी बजाकर उन्हें जगाया। दरअसल उन्होंने चौकसी छोड़ दी थी, क्योंकि कप्तान ने पहले कहा था कि वे 7 दिनों में जमीन पर होंगे। अब 3 हफ्ते बीत चुके थे और कोई जमीन नहीं दिख रही थी। उन्होंने कप्तान की योजना पर सवाल उठाए और उनमें झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्हें याद आया कि एक बार एक विमान गुजरा था और उन्होंने इशारा नहीं किया था। अब उन्हें समझ आया कि शायद वही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी जो वे खो चुके थे। जैक ने गुस्से में पूछा, जब हम विमान में थे तुम क्या कर रहे थे? हम रास्ता क्यों भटक गए और समंदर में गिर पड़े? कप्तान ने चुपचाप सच्चाई बताई। उसे विमान में नींद आ गई थी। सिर्फ 1 मिनट की नींद ने रास्ता बिगाड़ दिया। यह सुनकर दोनों दंग रह गए। कप्तान ने माफी मांगी और कहा कि यह सब उसकी गलती थी। टॉम और जैक फूट फूट कर रोने लगे। शायद वे इस अथाह समुद्र में मरने वाले थे। भावनाओं का विस्फोट शांत होते ही जैक ने खुद को संभाला। भले ही 1% उम्मीद हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने कप्तान के पास नेविगेशन गाइड रखी और कहा कि वह उसे माफ करता है और एक बार फिर से उसकी अगुवाई में भरोसा करता है, क्योंकि केवल कप्तान ही उन्हें इस शापित प्रशांत महासागर से बाहर निकाल सकता था। कप्तान ने एक उपाय सोचा। उसने जूते काटे और उनमें छेद करके रस्सी बांधी और एक अस्थायी पतवार
सवार बना ली। अब जबकि हवा नहीं चल रही थी, वे खुद ही नाव को दिशा देने लगे। 30वां दिन आ गया। भूख और प्यास के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। उनके हाथ बेहद थके हुए और असहाय लग रहे थे। सिर्फ कप्तान ही अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया। फिर एक जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वे तुरंत अपने मुंह खोलकर इस दुर्लभ मीठे पानी का आनंद लेने लगे। मगर अजीब बात यह थी कि बारिश अचानक रुक गई। अगले ही पल तेज बिजली कड़की और गरजने लगी। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि यह प्रशांत महासागर में अक्सर आने वाला एक तूफान है। वे अब भी भाग भी नहीं पाए थे कि एक विशाल लहर ने उन्हें निगल लिया। कप्तान गलती से उस लहर की चपेट में आकर समुद्र में गिर गया। दोनों साथी घबराकर तेजी से कप्तान की ओर बढ़ने लगे। शुक्र है कि कप्तान सुरक्षित रूप से वापस लाइफ राफ्ट बचाव नौका पर चढ़ आया। लेकिन तभी एक और भी बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बचाव नौका को कसकर पकड़ लेना। मगर इतना करने के बाद भी वे विशाल लहर से पलट गए। उनके सारे उपकरण जो पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे गहरे समुद्र में समा गए। सौभाग्यवश तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्होंने मिलकर बचाव नौका को फिर से सीधा किया, फिर एक एक कर वापस उस पर चढ़ गए। तीनों ने खुद को बचाव नौका में समेट लिया और तूफान को सहने लगे। इसी तरह उन्होंने एक कठिन रात गुजारी। अगली सुबह जब हवा थम गई और समुद्र शांत हो गया तो बचाव नौका पर कुछ भी शेष नहीं था। उनका आत्मविश्वास भी पिछली रात के तूफान में चूर चूर हो गया था। अब वे दिशा भी खो चुके थे। वे चुपचाप लेटे रहे, जैसे मौत का इंतजार कर रहे हो। समय आ पहुंचा दिन 34 पर। कप्तान अब और नहीं सह सका। उसने तय किया कि वह अपनी जान ले लेगा। इसलिए उसने समुद्री पानी को उठाया और पी गया। लेकिन तभी जैक ने अचानक देखा कि थोड़ी दूर पर शायद कोई द्वीप है। यह सुनते ही कप्तान ने मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाकर देखा। सामने सचमुच एक द्वीप था। तीनों खुशी से झूम उठे। 34 दिनों की प्याव प्याव भटकन के बाद आखिरकार उन्हें जमीन नजर आई। कप्तान जोश में आकर जैक से लिपट गया। टॉम तो इतनी खुशी से रोने लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अब भी जिंदा लौट सकते हैं। जब उन्हें घर जाने की राह दिखी तो मानो उनमें फिर से जान आ गई। वे बिना थके लगातार बचाव नौका को खेने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की सारी थकान गायब हो चुकी हो। इस वक्त हर किसी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने परिवार को जल्दी से देखना। बेहद मेहनत और कोशिशों के बाद वे अंततः समुद्र तट पर पहुंच ही गए। हैरानी की बात यह थी कि पास ही इंसानों के रहने के कुछ निशान थे। तीनों खड़े हुए और धीरे धीरे एक झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे।